स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैं इकोनॉमिक क्राइसिस कुछ स्टार्ट करके लेक्चर स्टॉप कर दिया था, बट आज हम लोग इस लेक्चर में इकोनॉमिक क्राइसिस यह पैराग्राफ स्टार्टिंग से देखेंगे, है ना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टार्टिंग से देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक हम लोग क्या देखें कि ये जो इफेक्ट ऑफ वॉर हुआ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ वॉर में साइकोलॉजिकल, है ना, एंड इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ा सोसाइटी पे। फिर क्या हुआ, डेमोक्रेसी वगैरह जो था उससे रिलेटेड इशू देखे, वीमर रिपब्लिक से जुड़ा हुआ सिटीजन्स में आक्रोश देखे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखे पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन में किस तरह कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म का आइडियोलॉजी पे बीच में वॉर चलने लगा, ठीक है। तो ये सब देखे। अब फिर हम लोग क्या है कि अब हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस देखते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस में अब क्या हुआ। पॉलिटिकली तो देख लिए कि क्या हुआ कि जो कंजर्वेटिव पार्टी था वो अपना पावर में आया, है ना, एजेंडा चलाया, आर्मी, ऑनर, ये सब, है ना। अब क्या है, अब हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक को समझते हैं, इकोनॉमिकली क्या हुआ। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। देखो, कहा जाता है कि कोई भी कंट्री, ठीक है, कोई भी कंट्री को चलाने के लिए वहां का शासक के पास दो चीज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। टू रन द कंट्री rulers must have two strong front, that is economic front and political front. रूलर को इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली स्ट्रांग रहना होता है, ठीक है, तब वो अपना साम्राज्य को चलाता है। तो ब्रिंग दिस कंसेप्ट इन मॉडर्न एरा, देन रूलर विल रिप्लेस बाय प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एज पर द फॉर्म ऑफ पॉलिटी इन एनी पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है, पीएम और प्रेसिडेंट, ठीक है। अब क्या होगा कि अब ये लोग क्या सोचेगा कि अपना कंट्री को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग बना के रखे, है ना। तो ये बेसिक आइडियोलॉजी था। तो वही लिखा है कि पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय इकोनॉमिक क्राइसिस। जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हुआ वो एक चरम सीमा पर आया। वैसा क्यों हुआ? ओनली हाइटेंड बाय इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1923। सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुआ था उसके कारण, ठीक है। जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वॉर रिपेरेशन इन गोल्ड। जर्मनी वॉर लड़ा था, सबको पता अब है, ठीक है। तो जर्मनी जो वॉर लड़ा तो उसमें जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था उसमें क्या था, बहुत सारा पैसा देना था इसे, है ना। तो अब वॉर इंडेमिटीज जो था, युद्ध करने के बाद जो क्षति पहुंचा उसका हर्जाना भरने के लिए, ठीक है, वो पैसा, वो जो हर्जाना भरना था उसे गोल्ड का फॉर्म में भरना था। तो उसी चीज को बोलते हैं रिपेरेशन। युद्ध के बाद जो हर्जाना भरते हैं ना, रिपेरेशन, तो गोल्ड के टर्म में पे करना था। दिस डिप्लेटेड गोल्ड रिजर्व एट द टाइम रिसोर्सेस वर स्कार्स। अब क्या हुआ कि देखो, किसी भी कंट्री का एक रिजर्व होता है जिसे बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। इसमें बहुत सारा पैसा और सोना रहता है। ये जितना अदर कंट्री की तरफ जाएगा ना उतना अपना रुपये का वैल्यू कम होगा, ठीक है। तो अगर अपना रुपये का वैल्यू कम हुआ, ठीक है, वैल्यू कम हुआ तो मतलब समझ जाओ फॉरेक्स रिजर्व में या तो स्टॉक का कमी हो रहा है, पैसा, सोना, ये सब का, या तो फिर हम लोग बाहर कहीं किसी कंट्री को पेमेंट कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो ये है बेसिक कंसेप्ट जो इकोनॉमिक्स का, गोल्ड रिजर्व का, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग इस जगह पे पुट करते हैं। तो देखो क्या कहता है कि डिप्लेटेड गोल्ड रिजर्व एट अ टाइम रिसोर्सेज वर स्कार्स। एक तो रिसोर्स की कमी है अपने पास, और ऊपर से देश का जो गोल्ड रिजर्व है वहां से गोल्ड भी कम हो रहा है, तो देश का पैसा का वैल्यू कम हो जाएगा, है ना। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे। इन 1923 Germany refused to pay
एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूहर टू क्लेम देयर कोल। 1920 में क्या हुआ, 1923 में, ठीक है, जर्मनी पे करने से रिफ्यूज कर गया और फ्रेंच क्या किया, उसका इंडस्ट्रियल एरिया जर्मनी का रूहर उसे ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, जो कि कोल वहां पे बहुत डिपॉजिटेड था, मतलब कि वहां पर कोल जो है काफी पोटेंशियल रिसोर्स था वहां पे कोल का। जर्मनी रिटेलिएटेड विथ पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। जर्मनी को बचाना था अपना वो रीजन, ठीक है, वो रीजन बचाना था वो एरिया, तो उसके लिए क्या किया जर्मनी, बहुत सारा पैसा छापने लगा देश में अपना कि हम इससे पेमेंट करेंगे, लेकिन ज्यादा पैसा छापना इकोनॉमी के लिए बढ़िया नहीं होता है, ठीक है, उससे और महंगाई बढ़ता है। तो जर्मनी रिटेलिएटेड विथ पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल, ठीक है, जर्मन मार्क फेल। तो ये जो है बहुत सारा पैसा जब प्रिंट होता है, ठीक है, जब वो मार्केट में सर्कुलेट होने लगता है प्रिंट होने के बाद, तो क्या होता है कि पैसा का वैल्यू कम हो जाता है ना, द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल, जर्मन मार्क फेल, ठीक है, जर्मन मार्क वहां का पैसा, जैसे अपना भारत का रुपया है ना, ठीक है, तो उसी तरह वहां का यूनिट करेंसी जो है, करेंसी यूनिट जो है वो मार्क है, जर्मन मार्क फेल। In April, the US dollar was equal to 24,000 marks. In July, 3,53,000 marks. In August, 46,21,000 marks. ठीक है, देखो किस तरह वैल्यू कम होता चला गया मार्क्स का। एक समय पे 24,000 मार्क्स था, ठीक है, डॉलर के कंपैरिजन में $1 दोगे और तुम उसका 24,000 रुपया ले लोगे, ठीक है, वैल्यू कम था मार्क का। फिर यहाँ पे जुलाई में भी वैल्यू देखो और कितना कम हो गया, यहाँ पे 3,53,000 हो गया, $1 दोगे और इसका जर्मन मार्क जो है तुम 3,53,000 ले लोगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका डेप्रिसिएट करने लगा पैसा, पैसा का वैल्यू कम होने लगा। एंड एट इतना कम हो गया, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, दिसंबर आते आते मार्क का वैल्यू बहुत गिर गया, कितना हो गया ये 9,88,60,000, ठीक है, इतना कम हो गया, मतलब $1 के तुलना में मार्क कितना कम हो गया देख लो, ठीक है। ये दिसंबर में इतना आते आते खत्म हो गया, ठीक है, बाय दिसंबर। द फिगर had run into trillions as the value of mark collapsed, prices of goods soared, ठीक है, वैल्यू जो हुआ वो कोलैप्स कर गया और प्राइस जो था वो बहुत बढ़ गया। द इमेज ऑफ Germans carrying cartloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy. अब क्या हुआ कि वो लोग ब्रेड लेने जा रहे थे, रुको वो पिक्चर दिखाते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ, कितना बुरा हाल हो गया था वहाँ, पैसा का वैल्यू कितना कम हो गया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ से पढ़ रहे, ध्यान देना। Baskets and carts being loaded at a bank in Berlin with paper currency for wage payment. 1923. The German mark had so little value that vast amounts had to be used even for small payments. ये मात्र वेजेस देने के लिए इतना पैसा ले जाया जा रहा, ठीक है, कर्मचारी लोग को। मतलब समझ लो कि जब यहाँ पे लिख रहा है, जब यहाँ पर लिख रहा है कि ब्रेड खरीदने के लिए, ठीक है, ब्रेड खरीदने के लिए ये लोग को कार्टलोड पर पैसा ढोकर ले जाना पड़ रहा था। सोच लो कितना पैसा का वैल्यू, जो वहां का यूनिट करेंसी यूनिट था उसका वैल्यू कम हो गया है ना। दिस क्राइसिस कैम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फेनोमेनली हाई, इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन
हल्का फुल्का महंगाई दर रहेगा तो ठीक है, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होगा ना, जैसे कि 3 डिजिट 4 डिजिट इन्फ्लेशन हो जाएगा। 3 डिजिट 4 डिजिट मतलब क्या, 300%, ठीक है। एक टाइम में तो कहीं कहीं 5 करोड़ % भी हो गया, ठीक है। इस तरह से महंगाई बढ़ गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। Eventually, the Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Dawes Plan, ठीक है। अब क्या हुआ कि सिंपैथी गेन किया जर्मनी वर्ल्ड लेवल पर, भाई इतना महंगाई बुरा हाल है ये लोग का, है ना। तो क्या हुआ, अमेरिकन्स इंटरवेन किए और जर्मनी को बेल आउट दिए। बेल आउट मतलब छुटकारा दिए, बेल आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग दावेस प्लान इंट्रोड्यूस किया। तो दावेस प्लान इंट्रोड्यूस कौन किया, अमेरिकन्स, ठीक है। विच रीवर्क्ड द टर्म्स ऑफ रिपेरेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मन्स। तो वो प्लान में किस चीज का बात था, रिपेरेशन टू ईज ऑफ फाइनेंशियल बर्डन, ठीक है। रिपेरेशन मतलब वही वॉर इंडिमिटी जो देना था, युद्ध का हर्जाना, ठीक है, वो कम कर दिया गया। तो इस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस में जो जर्मनी था वो आस्ते आस्ते फंसता चला गया, ठीक है। उसके पास पैसा देने के लिए था नहीं वॉर इंडिमिटीज, तो बहुत पैसा छाप दिया और इस तरह ये हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार हुआ। अब देखते हैं द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन जो है, तो डिप्रेशन जो टर्म है ये भी इकोनॉमी से ही रिलेटेड है, ठीक है, डिप्रेशन। तो चलो फिर समझते हैं हम लोग। The years between 1924 and 1928 saw some stability. 1924 से 28 के बीच में कुछ स्टेबिलिटी थोड़ा दिखा। Yet this was built on sand, ठीक है, और ये कोई लंबा समय टिकने वाला नहीं था, है ना। built on sand मतलब बालू का ढांचा नहीं होता कि कुछ देर के लिए रहा फिर लहर आया समुद्र का और अपने साथ ले गया, उस टाइप वाला सीन बता रहा है ना। मतलब कि ज्यादा परमानेंट सॉल्यूशन कुछ नहीं था, शॉर्ट टर्म था ये। German investment and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from USA. This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. तो 1924 से 28 का बीच में थोड़ा सा जर्मनी स्टेबल हुआ ही था कि उसी बीच में क्या हुआ कि जो लार्ज रिकवरी हो रहा था लोन का, ठीक है, वो किसके थ्रू हो रहा था, अमेरिकन के थ्रू, मतलब अमेरिका के थ्रू, ठीक है। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ, द सपोर्ट वाज विथड्रॉन व्हेन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रेज्ड इन 1929। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज एक बहुत बड़ा शेयर मार्केट है, ठीक है। शेयर मार्केट या ट्रेड मार्केट बोलो, ऐसे जनरली शेयर मार्केट बोलते हैं। एक बहुत बड़ा शेयर मार्केट है अमेरिका का, ठीक है। वो कोलैप्स कर गया, मतलब कि वहां पे जो बिजनेस था वो ठप हो गया, ठीक है, कोलैप्स कर गया। फियरिंग अ फॉल इन प्राइस, पीपल मेड फ्रैंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स। अब शेयर में पैसा लगाए हो तुम, अगर तुम्हें लग रहा है कि मार्केट कोलैप्स कर रहा, मेरा पैसा प्रॉफिट कम होने वाला, तो तुम जल्दी जल्दी अपना शेयर बेच के वहां से निकलना चाहोगे। तो उसी तरह वहां पे सारे लोग किए। पीपल मेड frantic efforts to sell their shares on a single day, 24 अक्टूबर को, ठीक है, 13 मिलियन शेयर्स वेयर सोल्ड। मात्र एक दिन 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर बिक गया, ठीक है। रीपे मतलब फिर से उसे बेच दिया, होल्डर बेच दिया, मतलब मार्केट छोड़ के निकलने का प्रयास था ये, 13 मिलियन शेयर्स बेच के। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और इसी से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट होता है। जब तुम लोग हायर क्लास में थोड़ा इकोनॉमिक्स अगर कोई पढ़ा, ठीक है, इनफैक्ट 12th लेवल पे ही अगर कोई इकोनॉमी पढ़ा और कोई बढ़िया से पढ़ाया, तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे जरूर चर्चा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंदी था, ठीक है, बहुत बड़ा मंदी था ये। ओवर द नेक्स्ट 3 years between 1929 and 1932 द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाई हाफ। और यूएसए का नेशनल इनकम आधा हो गया, ठीक है, 1929 से 1932 के बीच में, क्योंकि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। नाम ही देखो ना, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है।
क्या हुआ आगे देखो, फैक्ट्रीज शट डाउन, एक्सपोर्ट्स फेल, फार्मर वेर बैडली हिट एंड स्पेक्यूलेटर्स विड्रू देयर मनी फ्रॉम मार्केट। कितना करारा चोट लगा यूएसए को, देखो फैक्ट्रीज बंद हो गया, एक्सपोर्ट, अब फैक्ट्री बंद है तो प्रोडक्शन नहीं तो एक्सपोर्ट नहीं, ठीक है। फार्मर जो था बैडली हट कर गया, क्योंकि फार्मर्स वहाँ जो है इंडिया जैसा नहीं है, छोटा छोटा लैंड पे जो काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे ये प्रोफेशन है, फार्मिंग जो है प्रोफेशन है। यहाँ लोग खुशी से, बहुत कम ही लोग करते हैं फार्मिंग, है ना, बहुत कम ही लोग यहाँ पर किसानी खुशी से करते हैं, लेकिन वहाँ लोगों का एम्बिशन होता है कि हम, मेरा फार्म हाउस हो बड़ा बड़ा, उसमें अच्छा प्रोडक्शन करें, ठीक है। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। और यूएस में जब ये रिसेशन आया था तो उसके बाद पूरा विश्व में इसका इफेक्ट दिखा, ठीक है, पूरा विश्व में इफेक्ट दिखा। इवन इनफेक्ट अभी देखो ना, लॉकडाउन होने से पहले, ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग जनवरी, ठीक है, इस साल का 2020 का और 2019 का लास्ट टाइम, मतलब अक्टूबर से ले लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, फिर वर्ल्ड में थोड़ा सा स्लो डाउन आया था, तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो रेट है, ग्रोथ रेट इंडिया का जीडीपी वो भी कम हुआ था, ठीक है। सिर्फ इंडिया का ही नहीं, चाइना का, ब्रिटेन का, सबका जीडीपी ग्रोथ रेट कम हुआ था, ठीक है। तो जब वर्ल्ड रिसेशन आता है, कोई हाईली डेवलप्ड कंट्री में रिसेशन आता है, तो उससे अदर कंट्रीज को भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, इकोनॉमी बता रहे थे उस समय, इसलिए इकोनॉमी का कुछ बात बता दिए। अब आगे देखो, द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जर्मन इकोनॉमी जो था वो भी गंदा हिट कर गया, ठीक है, उसका चपेट में आ गया क्राइसिस का। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज reduced to 40% of the 1929 level लो। बाय 1932 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था 40% घट गया 1929 की तुलना से, ठीक है। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वेयर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। ऑफ कोर्स जब प्रोडक्शन नहीं है तो वर्कर हटाएगा, फैक्ट्री वर्कर हटाएगा और वेजेस कम करेगा। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। 6 मिलियन पीपल जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, ठीक है। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विथ प्ले कार्ड अराउंड देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क, ठीक है। और इतना बुरा हाल हो गया था उस समय का कि लोग सड़क पर बैठ के, ठीक है, सड़क पर बैठ के प्लेइंग कार्ड खेल रहे हैं, ठीक है, प्ले कार्ड के साथ, ताश के साथ दिख रहे, जिसे हम लोग ताश बोलते हैं ना, प्ले कार्ड, ठीक है, खेल रहे हैं और बोल रहे, आपस में बात कर रहे हैं, यार चलो अब कुछ काम करने का मन कर रहा है, ठीक है, विलिंग टू डू एनी वर्क। जैसा अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, सोच क्या रहे होंगे, जो आपका डिप्राइव्ड ग्रुप है, प्रिविलेज्ड ग्रुप है, उन लोगों का तो रोजी रोटी पूरा मर ही गया है, तो उन लोग का भी ये कंडीशन होगा, वो लोग आपस में बात करते होंगे, यार कुछ काम करते हैं क्योंकि पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे फिर चलो, अनएम्प्लॉयड यूथ्स प्लेड कार्ड्स और सिंपली सेट ऑन स्ट्रीट कॉर्नर्स और डिस्पैरेटली क्वीड, ठीक है, डिस्पैरेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। और जो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब क्या होता है? वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऑफिस होता है जहां जाके आपको अपना नाम रजिस्टर करवाना होता है और जॉब वगैरह जो आता है, ठीक है, जॉब मेला होता है, तो यहीं के थ्रू आपसे इंटरमीडिएशन होता है, बातचीत होता है, आपको तलब किया जाता है कि ऐसा ऐसा नौकरी है, ठीक है, सब कोई आइए इंटरव्यू दीजिए। तो ये एक मतलब ऑफिस होता है, समझ लो कि जहां से आपको रोजगार मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो उसका बाहर में लंबा लंबा लाइन लगा हुआ रहा, ठीक है, लंबा लंबा लाइन लगा रहा। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कितना 6 मिलियन चला गया था और सब यंग लोग था। एज जॉब्स डिसअपेयर्ड द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस, ठीक है। अब क्या, रोजगार नहीं मिला तो क्रिमिनल एक्टिविटीज करने लगे, ठीक है, और इस तरह से वहां का जो सोसाइटी था इकोनॉमिक क्राइसिस से बैडली हर्ट हुआ।
फिर आगे देखते हैं। देन फिर देखो, द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर्स इन पीपल। एंजाइटीज क्रिएट कर दिया, परेशानी, बेचैन कर दिया ना भाई। सिंपल सी बात सोचो, लोगों का नौकरी चला जाए, देश का स्थिति खराब हो, ठीक है, तो क्या हाल होगा। तो ऑफ कोर्स बेचैनी तो आएगा ही। एन एंजाइटी एंड फियर इन पीपल, ये क्रिएट हो गया उस समय, ये क्राइसिस के कारण, इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण, ठीक है। फिर आगे देखो, द मिडिल क्लासेस। अब बात आता है मिडिल क्लासेस का। ये इंडिया में ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में जहां पे मिडिल क्लास है ना, वही लोग का बैंड बजता है, ठीक है। द मिडिल क्लासेस स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स सो देयर सेविंग डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। अब क्या हुआ कि जो सैलरीड पर्सन है भाई, तनख्वाह चलो ठीक है, फिक्स है किसी का कि सर्टेन अमाउंट आपको मिल जाएगा, चलिए वो तो मिल गया, लेकिन उसके संदर्भ में उस समय का रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या, महंगाई क्या है, ठीक है। महंगाई क्या, जब 1 रुपए में समोसा मिला करता था, ठीक है, 1 रुपए में समोसा मिला करता था, तो उस समय पैकेट में 5 रुपया रहता था, तो बहुत खुश रहते थे क्योंकि शाम में 1 रुपया का समोसा हो जाएगा और बस मस्ती फिर है, ठीक है। और अब क्या सीन हो गया कि अब समोसा का रेट जो है वो 5 रुपए हो गया, सिंपल सा। अगर रोड सड़क के किनारे जो लगाते हैं वो लोग थे खरीदो तब, ठीक है। और किसी दुकान पर चले गए तो 10 रुपया से लेके 15 रुपया, ठीक है। देखो महंगाई कहाँ गया। अब यहाँ पर बताओ, अगर मेरे पैकेट में 10 रुपया रहे तो क्या इफेक्ट गिरेगा। कहने के लिए तो मेरा पास 2 टाइम्स ज्यादा पैसा उस समय से, कहने के लिए तो मेरे पास 2 गुना ज्यादा पैसा, लेकिन महंगाई क्या, उस समय समोसा 1 रुपया में लिया था और अभी 5 रुपया में, मतलब 5 टाइम्स बढ़ा। बढ़ोतरी इन्फ्लेशन का 5 टाइम्स हुआ, लेकिन इनकम का बढ़ोतरी 2 टाइम्स हुआ, तो मिसमैच हो गया, ठीक है। तो यही होता है सैलरीड पर्सन का, कि अगर उनका सैलरी रिवाइज ना किया जाए अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, तो उनका जो वैल्यू ऑफ मनी होता है वो डेप्रिसिएट करने लगता है, उसका वैल्यू कम होने लगता है, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है ये पढ़ाने में मुझे, क्योंकि इकोनॉमिक्स मिक्स है और मुझे इसी तरह के टॉपिक पढ़ाने में मजा आता है, मल्टी डायमेंशनल। एक टॉपिक पकड़ो और बहुत सारा इशू वहां पे रिलेट हो, ठीक है। तो तुम लोग भी बड़ा ये सब बढ़िया से पढ़ो, जो बता रहे कंसेप्ट, और ये सब जो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ कंसेप्ट बता रहे, तो हो सके तो लिख लो, है ना, लिख लो। और जो ना समझ में आए ज्यादा बढ़िया से, तो फिर मुझसे पूछना, क्वेरी करना, तो मैं उसे और क्लियर कर दूंगा, है ना। क्वेरी करना तो और मैं उसे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी हिस्ट्री पढ़ाना ना, तो टोटल फोकस हिस्ट्री पे काम चलाने के लिए जितना बताना उतना बता दे रहे, इन डेप्थ नहीं बता रहे इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ बात, ठीक है। तो चलो ये सीन देख लिए, इस तरह से इफेक्ट किया। स्मॉल बिजनेस में, छोटा बिजनेस में, छोटा व्यापारी, द सेल्फ एम्प्लॉयड, जो स्वरोजगार अपना चला रहा है, एंड रिटेलर सफर्ड एज देयर बिजनेस गोट रुइंड। बिजनेस गोट रुइंड, बिजनेस उनका बर्बाद हो गया ना। छोटा छोटा जो पूंजी लगा कर काम कर रहा है, छोटा छोटा बिजनेसमैन कितना सरवाइव कर पाएगा यार। अभी इसी लॉकडाउन में देखो ना, कितना सारा जो छोटा छोटा बिजनेसमैन होगा, उन लोग का बिजनेस का बुरा हाल हो गया होगा, समझे। तो ये वाला बात है। अब आगे देखो, दीज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन। प्रोलेटेरियनाइजेशन ये क्या है कि एक फेनोमिना है। इस फेनोमिना में क्या होता है कि यहाँ पे आप है इस लेवल पे, और इस लेवल से आप नीचे आ रहे हैं। डेट मीन्स कि आप मिडिल क्लास पे हैं और मिडिल क्लास से लोअर क्लास पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं प्रोलेटेरियनाइजेशन, है ना। ऐसे प्रोलेटेरिएट मतलब होता है वर्कर क्लास। इसका जो है ना प्रोलेटेरिएट, यहाँ एक अवार्टी लगा दो तो प्रोलेटेरिएट मतलब होता है वर्कर क्लास, ठीक है, मतलब लोअर तबका का लोग वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सीन उन लोगों में डर था कि अब क्या हो रहा है सोसाइटी में, प्रोलेटेराइजेशन हो रहा है ना, प्रोलेटेरियनाइजेशन हो रहा है सोसाइटी में, तो इस चीज का और डर, ठीक है। ये क्या किया, एन एंग्जाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस टू द रैंक्स
ऑफ द वर्किंग क्लास और वर्स स्टिल द अनएम्प्लॉयड। ये डरा गया जो बताएं, ठीक है। इस तरह से सीन चेंज हो गया। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर। सिर्फ जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर थे, मतलब एक बढ़िया इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या बढ़िया ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, ठीक है, तो वो किसी तरह सरवाइव कर पा रहे थे। और जो अनऑर्गेनाइज्ड थे, ठीक है, उनका तो बुरा हाल हो गया इस क्राइसिस में। बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। होता क्या ना कि क्राइसिस आया, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या ना बार्गेनिंग पावर कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी चीज का एक स्टैंडर्ड रेट 100 रुपए है, ठीक है, तुम्हें कोई काम करने बोला और उसका स्टैंडर्ड रेट 100 रुपए है, तो अभी स्टैंडर्ड रेट पे चल रहे हो, क्राइसिस नहीं है तो क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर काम करने वाले लोग तुम ही लोग हो, कुछ ग्रुप है, ठीक है। अब क्या हुआ, क्राइसिस आया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। मान लो पर्टिकुलर काम करने वाले जो 10 लोग थे, अब वो बढ़कर हो गए 60 लोग, ठीक है। तो बार्गेनिंग पावर टूट गया। अच्छा 100 रुपए, हम बोलेंगे अच्छा तुम 100 रुपया लेगा, छोड़ो बहुत कोई है, 60 लोग में जाके किसी को भी सेट करेंगे, 50 रुपया या 60 रुपया में वो काम मेरा कर देगा। तो बार्गेनिंग पावर टूट गया ना। जो पहले 100 रुपये मिलता था तुमको, अब वही काम दूसरा कोई कितना में कर दे रहा, 50-60 रुपए में, ठीक है। तो ये जो बार्गेनिंग पावर टूटने का बात है, ये अभी बिहार में भी दिखेगा। बहुत सारा जो लेबर तबका का लोग है ना, उसका बार्गेनिंग पावर टूटेगा, क्योंकि जो प्रवासी लोग आ रहे हैं, ठीक है, जो प्रवासी लोग आ रहे हैं, मान लो कि हर एक तरह के लोग है ना उसमें, मान लो कि कुछ लोग होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, है ना, कुछ लोग होंगे कि जो बहुत कम पढ़े लिखे होंगे, तो ऐसा लोग कुछ मैनुअल वर्क करेंगे, शारीरिक मेहनत वाला काम है ना, मैनुअल वर्क, शारीरिक मेहनत वाला काम। तो वहां पर क्या होगा, बार्गेनिंग पावर टूट जाएगा, कम में ही कर देंगे। वो जो दिन भर में 0 रुपया कमाएंगे तो उससे अच्छा कुछ तो रुपया कमाएंगे, ठीक है, वो वाला कंसेप्ट पे आ जाएंगे। तो खैर कंटेम्प्रोरी इशू पर हम आ गए थे। लेट्स रिटर्न बैक ऑन दिस टॉपिक। चलो चलते हैं रिटर्न इस टॉपिक पे, ठीक है। तो बार्गेनिंग पावर जो है ब्रेक कर जाएगा। बिग बिजनेस वॉज in crisis. The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agricultural prices, and women, unable to feed their children's stomachs, were filled with the sense of deep despair. और क्या हुआ कि सारा लोग जो थे लोअर लेवल के, कुछ उसमें पीजेंट्री भी थे, मतलब किसान भाई लोग, ठीक है, सबका इनकम मार खा गया। अब क्या है कि उतना पैसा ही नहीं आ रहा, तो सरवाइव कैसे करेगा। अब भाई कोई घर से कमाने निकला, मान लो पिताजी ही हो या मम्मी हो जो वर्किंग है, ठीक है, सब वर्किंग लोग निकला बाहर कमाने के लिए, और बाहर कुछ कमा के ला ही नहीं पा रहे, और घर में बच्चा लोग भूखा पेट सो रहा, ठीक है। तो क्या होगा कि बहुत गंदा फील होता है, समझे ना, पेरेंट्स को बहुत गंदा फील होता है जब उनका बच्चा लोग इस तरह से संघर्ष में रहता है और संघर्ष में और खाली पेट सो जाता है, ठीक है। तो वही सिचुएशन वहां पे था, काफी बुरा उन लोगों को लग रहा था। तो इस तरह उस समय वहां का सोसाइटी था। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हिटलर्स राइज टू पावर पे आ जाएंगे। तो फर्स्ट सेक्शन जो है ना ये, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन जो हम लोग देख रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या सीन बना, ठीक है, कि जिसके कारण हिटलर का जन्म हुआ, मतलब हिटलर इतना ऊंचा पावर पे आया, ये सब सीन देख रहे हैं ना, सोसाइटी का क्या क्या था। अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हिटलर कैसे आगे निकला, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस जगह से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बढ़िया से पढ़ाई करना, बाय बाय।